हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया आगे का टॉपिक पढ़ेंगे बीसीए पार्ट फर्स्ट का। अभी तक हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं और कंडक्टर और इंसुलेटर। तो हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी, उसी के आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के चैप्टर का ही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कुछ बातें अभी और भी हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वही आज हम कंसल्ट करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने एक एग्जांपल लिया था, उस वक्त भी मैंने बताया था किसी भी ग्लास रॉड को हम सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा थोड़ा है कि मैं कोई चार्ज हम दे रहे हैं उसको। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का ये मतलब होता है कि हम किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब हम उसको पास में लाते रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो वो चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। कोई अलग मैं एक्स्ट्रा उस ग्लास रोड को बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मैं दे नहीं रही हूँ, ना ही मैं उस सिल्क क्लॉथ को बाहर से कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। क्या होता है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड इन एनी प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इट डज नॉट वेरी। ठीक है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि चार्ज क्या हो सकता है, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसकी एक और डेफिनेशन यानी कि एक और बात निकल के आती है, इसी को मैं कहना चाहूँगी। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, इन अदर वर्ड्स चार्ज कैन बी neither created nor be destroyed but can only transfer। क्या होता है, बस हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या हुआ, ग्लास रोड के पास माना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सिल्क क्लॉथ को जरूर जैसे हमने उसको उसमें फ्रिक्शन किया, रब्ड किया, तो क्या हुआ, वहाँ से चार्ज क्या हो गए, ट्रांसफर्ड हो गए। ना मैंने उधर क्रिएट किए ना ही मैंने डिस्ट्रॉय किए। ऐसा थोड़ा ना किया कि मैं बाहर से ओहो ग्लास तुम पॉजिटिव हो इसको दे दो, इसको मैं ग्लास को दे रही हूँ, ग्लास आगे जाके क्या कर रहा है, उसको सिल्क क्लॉथ को दे रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि हम सिर्फ चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड कर सकते हैं। चार्ज जो होता है सिर्फ ट्रांसफर्ड होता है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हमारे पास कोई भी चार्ज है तो यानी कि हम ये कह सकते हैं उस पूरे सिस्टम पे क्या रहा, चार्ज ज़ीरो रहा। कैसे, सपोज ग्लास रोड को हमने किसी भी उसको ले लो, बॉडी को हमने दो बॉडी पास में लाया, उनको रब किया या कुछ भी किया, इस पे चार्ज +3 था, इस पे चार्ज -3 था, तो क्या हुआ, टोटल चार्ज अगर इन दो बॉडियों को मैं एक साथ करूँ, एक सिस्टम बनाती हूँ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इनमें जो टोटल चार्ज अगर मैं बात करूँगी तो +3 -3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज़ 0। ठीक है, तो यही बात हमें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो आराम से। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आ गया होगा, बस उसमें इतना सा ही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। यही पूछा जाता है, मेन उसका जो है हमारे पास डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट है वो बस इतना ही है और हमें एग्जाम में इतना ही लिख करके आना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। कहने का मतलब यह है कि आप मार्केट में जाओगे, सपोज आपको 100 का नोट मिला, 100 का नोट, आप बोलो नहीं मुझे आधा चाहिए, तो वो आधा नहीं मिलेगा, 100 का पूरा ही नोट मिलेगा। इन अदर वे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन आपको बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा, आप ला सकते हो नहीं इसका आधा लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास कोई चीज़ जो होगी वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, कि मतलब ये एक पेन है तो एक ही मिलेगा, इसका आधा नहीं मिलेगा, इसका पौन नहीं मिलेगा, इसका 2.5 नहीं मिलेगा, इसका 3.25 नहीं मिलेगा। एक पेन एक मिलेगा, दूसरा दो पेन दो मिलेंगे, 3 पेन मिलेंगे। इसी तरह क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है। तो इसी तरह चार्जेस में भी क्वांटाइजेशन चार्जेस का होता है किस तरह से, कि आप जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहे हो वो 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो,
लेकिन ऐसा नहीं कि आप आधा नहीं कर पाओगे, 2.25 नहीं कर पाओगे, 2.5 नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यही कहता है कि चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि इसका अगर मैं बात करूँ तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, इसका ही छोटा सा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि Q हमारे पास क्या है, किसी भी बॉडी पर चार्ज है, ठीक है, एन यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट। यहाँ कहने को जो मैं बोल रही हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कहने का क्या मतलब है कि चार्ज हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी चार्जेस हैं, लेकिन वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंट होता है, बाकी हमारे पास और डिस्कवर्ड हो चुके हैं, क्वार्क्स हो चुका है, एंटी क्वार्क्स हो चुके हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो 2/3 या 1/3 इस तरह से होती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। हम यहाँ पे बात करें इंडिपेंडेंटली चार्ज की, जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ पे क्यों हमारे पास चार्ज है, एन हमारे पास मल्टीपल इंटीजर है, मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपने 1 चार्ज दिया, 2 चार्ज दिया, 3 चार्ज दिया, यानी कि प्लस माइनस में इंटीजर आपको पता ही है क्या होते हैं। और यहाँ पे ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इनके ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलो मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पहले यहाँ भी नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। और क्यों हमारे पास कोई भी बॉडी पर चार्ज है, ठीक है, क्या है, चार्ज। तो क्वांटाइजेशन को जैसे कि मैंने बताया, कोई भी थिंग हमारे पास, कोई भी चीज़ क्या हो, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, नोट कर लो ताकि आपको याद रहे, भूलो नहीं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डेफिनेशन इसके लिए निकल कर आती है। ऐसी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी कोशिश किया इस फॉर्मूले से बनाने के लिए, तो वो ये होगा, इसका डेफिनेशन हमने ये निकाली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। बाकी फॉर्मूला ये होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ए, और हमें इतना ही एग्जाम में लिखना है। बस हमें पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कहना क्या चाह रहा है। तो यानी कहने का मतलब अगर इस फॉर्मूले को मैं देखूँ तो Q इज इक्वल्स टू हमारे पास चार्ज किसी भी बॉडी पे क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, +2 होगा या -2 होगा, ये कभी हाफ नहीं होगा, और ना ही 2/3 होगा या 3/4 होगा। ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब है हमारा, आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कूलॉम्स लॉ ने ही बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में क्लियर करी थी कि दो जब चार्जेस हैं हमारे पास तो उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है। तो कूलॉम्स लॉ एक्चुअली हमें क्या बताते हैं, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में उनके इंट्रैक्शन को बताते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ में बताता है इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charges and inversely proportional to the distance square of the distance between them। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे पास तो क्या होना चाहिए, कूलॉम्स लॉ जो हमारे पास वैलिड होता है वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। पॉइंट चार्जेस मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, पॉइंट चार्जेस मतलब कि चार्ज किसी भी स्पेस में बिखरा हुआ ना हो, एक पॉइंट पे इकट्ठा एक पॉइंट की तरह बहुत छोटा सा, बिल्कुल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जैसे नाम में पॉइंट, ठीक है, बिखरा हुआ ना हो, अलग अलग ना हो, एक पॉइंट के रूप में हो हमारे पास, एक पैकेट में एक पॉइंट की तरह हो, ठीक है, स्पेस में कहीं भी बिखरा हुआ ना हो। तो अगर इस कूलॉम्स लॉ ने हमें ये स्टेटमेंट दिया है तो इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज हमने माना एक पॉइंट ये है, इसको मैंने +Q मान लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ रख लिया, इसको भी मैं +Q मान लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से, इन चार्जेस के जो सेंटर होगा उस सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस
हमने माना कितना है, आर है, कितना है, आर है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके कारण इस पर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेम चार्जेस होंगे तो क्या होगा, दोनों में रिपेल होगा, अट्रैक्शन होगा, तो बस फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन हमारे पास इधर अंदर की तरफ हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, रिपेल। अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ और यहाँ पे माइनस ले लूँ तो मैं फोर्स का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर अंदर की तरफ हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले रखा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1 2 ड्यू टू 2, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, F2 1, ठीक है। यानी कि इस चार्ज, इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इसको मैंने चार्ज 1 Q1 ले लिया और इसको Q2 ले लिया। तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, 1 पे 2 के कारण लग रहा है, ठीक है। इस चार्ज 1 पे 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, F, ठीक है, 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे क्या लग गया, F2 ड्यू टू 1। इस पे क्या लग रहा है, फोर्स 1 के कारण लग रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस पे जो क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस होगा। ये फोर्स एक्स जो होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था, ये फोर्स यहाँ रखते इसको कहीं भी उठा के फेंक सकता था, या इधर कर सकता था, या इधर रिपेल कर सकता था, लेकिन नहीं, जहाँ पर इनका सेंटर ज्वाइन हो रहा होगा, ठीक है, वही हमारे पास उधर ही फोर्स लगेगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है फोर्स एक्ट्स अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इनका जो सेंटर वो ये रहा, तो इसी तरह से फोर्स भी क्या लग रहा है, इनके सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग से ही लग रहा है, ठीक है, ये रिपेल कर रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ ने जो हमें बताया वो क्या बताया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे इसको लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। चलो मैं ऊपर ही लिखती हूँ, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, आई होप इसको आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं ऊपर बना देती हूँ, अच्छे से हम इसको लिख लेते हैं। हाँ, Q1 प्लस Q2 प्लस, ठीक है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ ने हमें क्या बताया कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 चार्जेस के। मतलब क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्जेस। कहने का मतलब ये कि आपके पास जितने अगर भारी क्या नाम है, हैवी है हमारे पास, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हमारे पास चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, तो क्या होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हल्के हमारे पास चार्जेस है तो फोर्स क्या होगा, उतना ही हल्का होगा, क्योंकि क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने क्या साइन लगाया, प्रोपोर्शनल लगाया, यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास चार्जेस होंगे, जितने हैवी चार्जेस होंगे उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, जितने हल्के चार्जेस होंगे उतना ही फोर्स हमारा क्या होगा, लाइट होगा, यानी कि कम होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मतलब दूसरी पॉइंट क्या बात थी उनके बाद कि F इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि जितना इनके बीच में डिस्टेंस दूर है, मतलब ये एक दूसरे से इनका अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, फोर्स उतना ही कम होगा। जितने पास रखे होंगे यानी कि ये डिस्टेंस कम होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली है, यानी कि अगर इसको मैं बढ़ाऊंगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाती हूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा। यदि मैं आर की वैल्यू को कम करती हूँ तो ये क्या होगा, फोर्स मेरा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि इसको मैं डाउन करूँ तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाऊंगी तो मतलब एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स रहेंगे, और इसका मतलब ये होता है इसको भी बढ़ाऊंगी तो ये भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्लियर है। और एक और उन्होंने जो बात बताई वो क्या बताई कि यहाँ पे F इट्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी कि जो फोर्स है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। कैसे, वो भी हम बात करेंगे। तो जब मैं इन सारी बातों को अगर मिला दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है। वो क्या निकल कर आता है, F इज
प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को जैसे हम हटाएंगे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ के हमारे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है कि मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, और यही के तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K यहाँ पे क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी को ला रहा है, ये इसका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। देखो कुछ फॉर्मूला हमारा, अगर अब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हो, सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही बता सकते हैं, तो सेम उसी के जैसा फॉर्मूला है, पर वहाँ पे जी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि K यहाँ पे हमारे पास मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास इस K की जो वैल्यू होती है इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगी, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है, देखो एप्सिलॉन, इसको ई मत पढ़ना, पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, इसको पढ़ना सीखो, ये एप्सिलॉन होता है, इसको ई मत समझना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ एक नॉट लगा देती हूँ मैं। ठीक है, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ वैक्यूम या फिर एयर के लिए। वैसे दोनों चीज़ अलग होती है, वैक्यूम अलग होता है, एयर अलग होता है। वैक्यूम में बिल्कुल कोई भी पार्टिकल नहीं होते, निर्वात हम कहते हैं, जहाँ पे वायु का कोई भी पार्टिकल हो। लेकिन यहाँ पर एयर और वैक्यूम की वैल्यू को हम लगभग सेम लेते हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस होता है इसकी वैल्यू का, वो बहुत ही कम होता है। कहने को तो नहीं बोलना चाहिए कि इनकी वैल्यू सेम होगी, तो लेकिन मैं बात कर रही हूँ फॉर वैक्यूम के लिए। ठीक है, फॉर वैक्यूम या फिर एयर, तो उसके लिए जो हमारे पास K की वैल्यू जो होती है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, जिसकी अगर मैं इसको सॉल्व करें तो इसका सीधे रट्टा मारो आप लोग और कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है वैल्यू, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होती है। ये रट्टा मारने वाली वैल्यू है, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना कि इसकी वैल्यू क्या होती है, K फॉर वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन के लिए, तो एप्सिलॉन की भी वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी किसके लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये भी किसके लिए है, वैक्यूम या एयर के लिए। क्लियर है, तो ये कुछ बातें थी हमारे पास कूलॉम्स लॉ के लिए। जो कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस बताता है कि कैसे हमारे पास चार्जेस होंगे, उनके बीच में किस तरह से हमारे पास इंटरेक्शन हो रहा होगा, फोर्स किस तरह लगेगा, कहाँ डायरेक्शन होगी, और F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो F डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अब जैसे मैं बोल रही हूँ मीडियम की बात, क्योंकि मीडियम तो हमारे पास वैक्यूम और एयर भी है। ठीक है, तो इसमें तो वैल्यू मैंने बता दी, ये होती है, कैलकुलेट की हुई है, मैंने सारी बातें बता दी कि K की वैल्यू ये होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है। अब चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर लो, पाई की वैल्यू आपको पता है, 4 की वैल्यू पता है, तो हम ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इसी चीज़ को, ये जो मैंने अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि चार्जेस है, इसी को मैं किसी मीडियम में, अब जैसे हमारे पास मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, माइका हो सकता है, कोई भी ग्लिसरीन वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसमें डाल दूँ तो वहाँ पे हम एक नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं मीडियम की बात करूँ, फॉर मीडियम। ठीक है, अब स्पेस नहीं है तो पहले ऐसा करो, आप लोग उतार ही लो, फिर मीडियम की बात करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम की, फॉर मीडियम। तो मीडियम के लिए इस K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाती है। बस यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, इतना डिफरेंस है, तो एप्सिलॉन लगा दिया, इसका मतलब किसी मीडियम की बात कर रहे हैं। कई बुकों में आपके पास यहाँ पे M भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, M का मतलब मीडियम है। ठीक है, यहाँ नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हम एप्सिलॉन नई टर्म से जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो एप्सिलॉन कहलाया जाता है वो, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है,
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक नई टर्म से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, परमिटिविटी। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और है आपके पास यहाँ पे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक वैसे हम ज़्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल को ही बोलते हैं या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही। ठीक है, तो उधर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नया वैल्यू है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एक नई टर्म है, छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वैक्यूम के लिए तो सारे वैल्यूज हमें पता है, लेकिन हम जब मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के लिए ग्लास के लिए कुछ 7.17 करके अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू निकल के आएगी, वाटर के लिए कुछ 3 कुछ ऐसे वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर हम अलग अलग वैल्यूज़, अगर हम अलग अलग मटेरियल लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो वैल्यूज़, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए भाई इतनी वैल्यूज़ कौन याद करेगा, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस टर्म से हम नया इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की पता है तो हम किसी भी मीडियम का क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट मुझे इसकी वैल्यू पता है, यानी कि कौन सा वो उसके, यानी कि इस वैक्यूम की वैल्यू से वो कितना गुना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि, ठीक है, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मुझे वैल्यू पता चल जाए कि वो वाटर की कितने गुना है तो मुझे मीडियम की वैल्यू को फाइंड करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो जैसे वाटर की हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है, वाटर की हमारे पास होती है 80। ठीक है, इसी तरह ग्लास की होती है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 5 to 10 होता है। अगर मैं बात करूँ एयर का तो एयर की कुछ होती है 1.00059। ठीक है, वैक्यूम की भी नियर बाय यही होती है। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ तो वो वैल्यू मेरे पास क्या होती है, यहाँ पे इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, क्योंकि कंडक्टर्स में ये वैल्यू क्या हो जाती है, मेरे पास सबसे इनफाइनाइट हो जाती है वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि वैक्यूम में इनके बीच का जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स हम बात कर रहे थे अभी दो चार्जेस के बीच में, वो सबसे ज़्यादा होता है। कैसे होता है, देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है F1/4πε0। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू मेरी क्या है, कम है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे कम है, यानी कि फोर्स मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे मैं इंसुलेटिंग मटेरियल ले आऊँ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कंडक्टर्स में क्या हो जाती है, ये और भी ज़्यादा इनफाइनाइट, यानी कि जीरो हो जाती है। कंडक्टर्स में क्या हो जाती है, वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, इंसुलेटिंग में डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इनके बीच में फोर्स हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब मैं मीडियम की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास मीडियम है तो उससे कंपैरिजन करूँ मैं इस वैल्यू से, तो वो वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं इतना रखूँ वैल्यू तो वो क्या रहेंगी। ठीक है, वैक्यूम में तो सबसे ज़्यादा होता है इनके बीच में फोर्स, क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू को क्या करूँगी, बढ़ाऊँगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कम करूँगी तो फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास वैक्यूम में फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। वैक्यूम या एयर में फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इनके बीच में। और अगर इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करूं मैं तो वो कितना होता है, फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कंडक्टर्स में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये बात जानने की है। तो ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी से नाम से भी जानते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। इसी वजह से हमारे पास ये कंसेप्ट को यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम की बात करूँ तो मीडियम को ऐसे कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल हो जाता है। अगर हमें उसका क्या पता हो
वैक्यूम के साथ उसका कितना गुना है। जैसे मैंने बात करी, ये जो मैं बता रही हूँ ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ बताया है ये सारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं, ठीक है। यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ है, यानी वाटर मेरा इस वैल्यू से 80 गुना है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम ये वैल्यू इजीली याद कर सकते, ग्लास 5 to 10 होती है, अगर इनमें से कोई भी ग्लास भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसलिए 5 to 10 है, मुझे पता हो और वो इसके इतने गुना है, यानी कि 5 to 10 इतने गुना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू को रख करके इस वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इजी हुआ नहीं हुआ ये मेथड, तो ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? सबसे बड़ी बात चीज़ के ऐसे हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, समझने वाली बात है कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि जो भी हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो क्या है वो इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब वो चार्जेस का जो भी होता है, अगर हम क्या लेंगे डायरेक्शन फोर्स का, इनके बीच में मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर माइनस माइनस है तो रिपेल करेंगे, प्लस प्लस है रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस है तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, बाकी पूरा कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। और क्या होता है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, 1/R², ठीक है। और ये F जो है मीडियम पर भी डिपेंड करता है, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से फोर्स हमारा मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। हमने इन दो चार्जेसों के बीच में फोर्स की बात करी कि इनके बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है। और हम इसमें हमेशा पॉइंट चार्ज ही लेते हैं, कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर ही वैलिड है, बड़े चार्ज के इसके लिए ये वैलिड नहीं हो पाता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज भी क्या होते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, तो मीडियम की प्रॉपर्टी, यानी कि हम वैक्यूम पे रखते हैं तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट है एज इट इज़ आपके पास है। अगर हमारे पास मीडियम डिफरेंट होता है तो उसके लिए हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन आ जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं इसको यहाँ पे मीडियम के लिए, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए बताया गया अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू निकल करके आएंगी। और ये भी ध्यान रखना किसी भी मीडियम में डालते हमारा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होता है, क्योंकि वो परमिट किसको कर रहा है, परमिटिविटी, हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, तो परमिटिविटी हम ये नहीं कह रहे कि वो परमिट कर रहा है फोर्स को, वो अपनी फील्ड को बोल रहा है कि आप जाकर के इन दो चार्जेसों के बीच की जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है उसको वीक करो, ठीक है। खुद की फील्ड को, मीडियम खुद की फील्ड को ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स को अलाउ कर रहा है कि आप और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, नहीं, वो अपनी खुद की फील्ड को बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक था कूलॉम्स लॉ का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप सभी ने उतार लिया होगा, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आए होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे के सीधे क्वेश्चन उठकर आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में मैंने जितना लिखा है इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्वांटाइजेशन में जितना लिखा है उतना ही लिखना है, और कूलॉम्स लॉ में मैं जितना लिखा रही हूँ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।